माइक को जेल से निकलने में सिर्फ 5 दिन बाकी होने के बावजूद उसने जेल तोड़ने का खतरा उठाया। क्या ये कोई पागलपन था या कोई मास्टर प्लान? पहले उसने टॉयलेट के पानी से नया हेयर स्टाइल बनाया, फिर पहले से चुराई हुई जेलर की वर्दी पहनी। ये सब उसके पागलपन भरे प्लान की शुरुआत थी, क्योंकि अगला कदम था सबकी आंखों के सामने से जेल से बाहर निकल जाना। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसे 5 साल से जेल में रखने के बावजूद कोई भी जेलर या कैदी उसे पहचान नहीं पाया। असल में उसने अपनी साल भर की बड़ी हुई दाढ़ी मुंडवा दी थी, जिससे उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया था। फिर उसने भीड़ के बीच एक जेलर की चुपचाप आईडी कार्ड चुरा ली। अब बस उस कार्ड से गेट स्कैन करना था और आजादी मिल जाती। तभी एक हाथ ने उसे रोका, लेकिन वह जेलर उसे नया स्टाफ समझकर जाने देता है। मगर माइक को पता था कि 10 मिनट में जेल में उसकी गैरहाजिरी पकड़ ली जाएगी और वह वांटेड बन जाएगा। इसलिए वह जेल की एक मेंटेनेंस वैन लेकर तेजी से एयरपोर्ट की ओर भागता है। लेकिन उसका इरादा उड़ान भरने का नहीं, बल्कि एयरपोर्ट के बगल वाले सेकंड हैंड मार्केट से $3 में वेटर की जैकेट खरीदने का है। फिर वह एक रोल्स रॉयस कार के पास जाता है। मालिक उसे पार्किंग स्टाफ समझकर $100 टिप और चाबी दे देता है। माइक कार लेकर निकल पड़ता है और ये पूरा पागलपन इसलिए था क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे एक बात कही थी। जांच एजेंसी माइक की तलाश शुरू करती है और पाती है कि वह सचमुच गर्लफ्रेंड के घर गया था, लेकिन वहां कोई नहीं था। माइक ने सिर्फ प्यार के लिए 5 दिन की आजादी छोड़ दी और अब उसे 4 साल की सजा और मिलने वाली थी। लेकिन तभी कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट आता है। माइक एजेंट की जेब में एक फर्जी सिक्योरिटी थ्रेड पहचानता है, जो असल में नई कनाडियन मुद्रा का हिस्सा था और अभी तक जारी नहीं हुई थी। माइक को इस नोट की सुरक्षा रेखा पहचानने का अनुभव था। इस जानकारी से एजेंट भी हैरान रह गया और वह माइक से डच अपराधियों के बारे में और जानना चाहता है। लेकिन माइक तभी जानकारी देगा जब उसे बाहर निकाला जाए। माइक खुद को FBI सलाहकार घोषित करता है और इलेक्ट्रॉनिक पैरों के लॉक के साथ फिर से बाहर आ जाता है। जांच का बजट सिर्फ $700 महीना होने की वजह से उसे एक सस्ती लॉजिंग में रखा जाता है, लेकिन माइक नाखुश होता है। फिर उसे केस फाइल्स दी जाती हैं और आदेश दिया जाता है कि वह 2 मील से बाहर नहीं जाएगा। पर माइक का दिमाग तेज है। वह एक डोनेटेड कपड़ों के ढेर में अमीर महिलाओं के महंगे डिजाइनर कपड़े देखता है। महिला के पति की मृत्यु के कारण वह उन्हें डोनेट कर रही थी। माइक अपनी चिकनी बातें और हैंडसम लुक से उसे रिझा लेता है। महिला न सिर्फ कपड़े देती है बल्कि उसे घर आने का न्योता भी देती है। अगली सुबह जब एजेंट लॉजिंग में आता है तो उसे एक नोट मिलता है जिसमें माइक का नया पता होता है। यह एक आलीशान विला होता है जहां माइक अब आराम से बालकनी में बैठकर कॉफी पीता है। एजेंट को पता चलता है कि माइक अब उस महिला की पोती की देखरेख कर रहा है, जो एक खूबसूरत ब्लैक महिला है। एजेंट जल भुनकर माइक की लाइफस्टाइल पर जलता है, फिर माइक को हड़काता है और उसे काम पर लगाता है। इस बार केस था एक ग्रुप जो स्पेन से किताबों की स्मगलिंग कर रहा था। किताबें मैग्रे 1944 की थीं, जिनमें 2 स्पेनिश पार्चमेंट्स थे। इन पन्नों का असली मकसद था नकली बॉन्ड छापना। फिर पुलिस म्यूजियम जाती है और पता चलता है कि बॉन्ड की असली कॉपी को नकली से बदल दिया गया था। माइक कहता है कि नकली वाले पर अभी भी फॉर्मल्डिहाइड की गंध है, यानी वो असली नहीं। और सच्चाई ये है कि असली बॉन्ड को छिपाकर अपने नकली बॉन्ड को असली साबित करने की योजना थी, ताकि वो सारे मार्केट में असली बन जाए। पुलिस को शक होता है कि हैगन नाम का छापाखाना मालिक इसका मास्टरमाइंड है। जब वे उसके प्रेस के बाहर पहुंचते हैं तो सब सशस्त्र होते हैं, पर बिना सबूत के रेड नहीं हो सकती। माइक दिमाग लगाकर खुद प्रेस में घुसता है। वहां फेयरटेल किताबों के ढेर और चलते प्रिंटिंग प्रेस देखता है। फिर वह हैगन के ऑफिस में खुद को बंद कर लेता है।